नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर दीपेंद्र कुमार राय। आपको बता दें कि ये बिहार के जाने माने फेफड़ों से जुड़े विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ ये प्रोफेसर एंड हेड हैं पल्मनरी डिपार्टमेंट एम्स पटना में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर अगर हम बात करें आज हम सीओपीडी की, तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं सीओपीडी से ग्रसित होते हैं। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें महिलाओं की, तो देखते हैं कि सीओपीडी का जो मेन कॉज है, जैसा कि हमने पहले भी बात किया है, तो आपने बताया था कि स्मोकिंग एक बहुत मेन कॉज है सीओपीडी होने का। और अब अगर वहीं हम दूसरी तरफ महिलाओं की बात करें, तो खासकर हम ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो हम देखते हैं कि स्मोकिंग वहाँ ज़्यादा नहीं होता है महिलाओं में ही अगर बात करें तो उनमें जो मेन कारण है, मेन रीज़न जो है, मेन कॉज, वो क्या कुछ होता है सीओपीडी होने का महिलाओं में? क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सारी महिलाएं खासकर ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और वो कहती हैं कि उन्हें सीओपीडी की उन्हें बीमारी है। तो इस बारे में बताएं। सीओपीडी का जो मेन कारण मैंने बताया कि स्मोकिंग है और साथ में एयर पोल्यूशन, ये दो इम्पॉर्टेंट सीओपीडी का कारण है। लेकिन अपने यहाँ हम लोगों ने ये बहुत सारी स्टडी में भी देखा गया है कि अपने देश में स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट कारण नहीं है। ऑलमोस्ट 40% जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं वो स्मोकिंग नहीं है, फिर भी उनको सीओपीडी हो रहा है। तो क्या कारण हो सकता है? ऑफकोर्स जो एयर पोल्यूशन है वो तो ज़्यादा अपने नॉर्थ इंडिया में है, तो एक कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको भी सीओपीडी के पेशेंट बहुत डायग्नोसिस हम लोग बना रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है? तो ये देखा गया है कि स्पेशली जो लेडीज़ गांव में जो लकड़ी पे, चूल्हा पे, कोयला पे जो खाना बना रही हैं और बहुत वेंटिलेटेड जगह नहीं है वो, तो उनका ये जो उसके धुआं से जो एक्सपोजर हो रहा है उसके वो एक बहुत बड़ा कारण है लेडीज़ों में सीओपीडी होने का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और इसमें अब देखा गया कि ये होने के कारण ही देखे होंगे, बाद में मोदी जी ने उज्ज्वला योजना आया, उसके बाद कुछ सबने गैस सिलेंडर यूज करना शुरू कर दिया और ये सारे जो लकड़ी पे ऐसे बनाना कम हो गया। तो सीओपीडी की जो प्रिवलेंस बोल सकते हैं या सीओपीडी के जो पेशेंट हैं उनकी संख्याओं में काफ़ी गिरावट आई है। बिल्कुल। और साथ ही अगर हम सीओपीडी के एग्जामिन की बात करें, तो कई बार लोगों को ये भी नहीं समझ आता कि इसका एग्जामिन कैसे होता है या फिर कैसे, किन कारणों से, कैसे, किन टेस्ट से है जो पता चलेगा कि सीओपीडी से कहीं ना कहीं ग्रसित है। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, स्पेशली आपको 40 साल के बाद अगर किसी को भी खांसी लगातार उसके साथ बलगम आ रहा है और सालों भर रह रहा है और साथ में चलने में सांस फूल रहा है, जैसे सीढ़ी पे चलने पे या आपको कुछ चढ़ाई पे चलने पे सांस फूल रहा है, तो आपको सीओपीडी का टेस्ट कराना चाहिए। और इसका जो मेन टेस्ट है वो कोई अगेन आपको कोई एक्सरे या सीटी स्कैन या ब्लड बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, लोग बहुत कराते हैं। इसका सिंपल आप स्पायरोमेट्री एक टेस्ट होता है, उसको करा के आप उसकी सांस की नली में सिकुड़न कितना है उससे सीओपीडी की बीमारी का पता चल सकता है। और जितना जल्दी पता चलेगा तो इस बीमारी को जो प्रोग्रेशन है, जो बीमारी की बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम कम कर सकते हैं। बहुत लेट स्टेज पे आने पे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लास्ट में आपको केवल लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो अर्ली स्टेज में जितना हम डिटेक्ट करेंगे तो इनकी तकलीफ़ें कम कर सकते हैं और बीमारी का जो प्रोग्रेशन है उसको भी कम कर सकते हैं। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने इसके एग्जामिन के बारे में बात कर लिया, साथ ही साथ डायग्नोसिस के बारे में भी जैसा कि हमने अभी बात किया, तो और साथ ही अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करें तो इसका इलाज क्या है? और साथ ही आपसे ये ज़रूर चीज़ जानना चाहूँगी कि जैसे कि हम जानते हैं कि अस्थमा की बात करें तो उसमें हम जो पेशेंट होते हैं उन्हें इन्हेलर हमेशा कहा जाता है साथ रखने के लिए और लेने के लिए। तो सीओपीडी में भी क्या इन्हेलर मरीज़ लेते हैं या फिर इसका कोई और मेडिकेशन है? क्या कुछ आपसे जानना चाहेंगे? तो सीओपीडी के पेशेंट जो होते हैं उनको तकलीफ़ें सालों भर बनी रहती हैं, उनको खांसी से और सांस से बहुत परेशान रहते हैं, चलने में उनको सांस फूलता है, तो डेली जो एक्टिविटी है उनका काफ़ी हैम्पर होता है और वो बहुत एक तरह से एंजाइटी और डिप्रेस भी रहते हैं क्योंकि उनकी तकलीफ़ें कम नहीं होती है। डेली वर्क है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, कुछ सामान लाना हो, उसमें भी उनको तकलीफ़ें बनी रहती है। तो जो सीओपीडी के ट्रीटमेंट का जो हम लोग मेन गोल होता है कि उनकी तकलीफ़ें कम किया जाए, सो दैट कि उनकी ज़िंदगी और दिनचर्या है जो अच्छे से रहे और खुश रहें। तो उसके लिए आपको उनके भी सांस की नली क्योंकि सक्रिय हो जाती है तो उसको डायलेट करने की ज़रूरत है। तो इसमें हम लोग इन्हेलर देते हैं जिससे कि उनकी सांस की नली को डायलेट करते हैं और उसमें जो जख्म है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। तो इन्हेलर में ये दोनों मेडिकेशन होती है और इस चीज़ से उनको काफ़ी तकलीफ़ें कम होती है। साथ साथ तकलीफ़ें कम करने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी अगर स्मोकर है या वो धूल धुआं का एक्सपोजर कंटिन्यूस हो रहा है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है कि उससे हम लोग बोलते हैं कि आप उससे दूरी बनाइए। तो ये ट्रीटमेंट है। साथ में क्योंकि मरीजों को, सीओपीडी मरीजों को बहुत सारी और तकलीफ़ें भी होती हैं क्योंकि जनरली डिजीज़ बुढ़ापे में होती है, जैसे मैंने बताया 40-45 के बाद। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है इसका संख्या बढ़ते जाता है
50 वाले साल के हैं और जो 70 साल के 70 साल को हमेशा रहेगा कि उनको ज़्यादा होने का चांस रहेगा 50 के कंपेयर में। और आपको पता है कि जो बूढ़े मरीज होते हैं उनको साथ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट और सारी बीमारियां होती है, तो उन चीज़ों को भी ट्रीट करने का है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, COPD जो बीमारी है केवल लंग्स का नहीं है। मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और लंग का डॉक्टर हूँ, लेकिन COPD के साथ ये और भी डिजीज को एक तरह से अफेक्ट करती है। जैसे ये हार्ट अटैक को भी रिस्क बढ़ाती है, हार्ट अटैक का भी रिस्क बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को कंबाइंड करके हम लोग ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल इन्हेलर देते हैं, सारी चीज़ों को देख के हम लोग कंबाइंड एक तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। साथ में पेशेंटों को, क्योंकि इनको निमोनिया होने का रिस्क भी बहुत ज़्यादा होने का रहता है, तो हम लोग इनको बोलते हैं कि निमोनिया की वैक्सीन आती है, तो उनको स्पेशली निमोनिया की वैक्सीन हम लोग देते हैं। कुछ इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है जो कि हर एक साल लेना पड़ता है, वो एडवाइस करते हैं। तो और जो प्रिकॉशन नॉर्मल जो ट्रिगर हैं वो अस्थमा की तरह इसमें भी थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।